बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, लास्ट क्लास के अंदर या पिछली क्लासेस में ओवरऑल हम लोग जो डिस्कशन कर चुके थे वो था इनकम की आइडेंटिफिकेशन का, फिर टैक्सेबल इनकम, फिर टोटल इनकम, फिर टैक्सेबल इनकम, और उसके बाद कितने अरसे की इनकम या कहाँ से लेकर कहाँ तक की इनकम एक साल में टैक्स होगी, वो पीरियड का स्टार्ट क्या था, वो पीरियड का एंड क्या था, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद ये इनकम है किसकी, इस पर टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किससे बिलोंग करती है, ये डिस्कशन हमारा लास्ट क्लास में हुआ था जिसमें पर्सनस का कॉन्सेप्ट आया था। और पर्सनस के कॉन्सेप्ट के अंदर 3 पर्सन हमने आइडेंटिफाई किए थे बेसिकली, इंडिविजुअल्स, एओपीज एंड कंपनीज। ये 3 पर्सन हमने आइडेंटिफाई किए थे। फिर तीनों को मैंने डिफ़ाइन किया था। फिर एओपी को डिफ़ाइन किया था। एओपी की जनरल एग्जांपल होती है पार्टनरशिप बिजनेस, लेकिन डेफिनेशन थोड़ी सी क्या है, डिटेल है। 4 चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है। अ फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हमने कहा एक प्रिविलेज है किसी हिंदू फैमिली के लिए कि वो जितने भी भाई हों जो एक साथ रहते हों वो अपने आप को सिंगल एंटिटी मानकर मिलकर अपनी इनकम पर क्या कर दें, टैक्स पे कर दें। और नंबर 3, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इसको मैंने जोड़ा था आखिरी पॉइंट से, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। तो अगर कंपनी एओपी नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एओपी है तो ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा था कंपनी तो खुद कभी एओपी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी, लेकिन 2 कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर एओपी कहलाएगा। ये 2 बातें बड़ी अहम थी। फिर फॉरेन एसोसिएशन, जिसको मैंने क्या कहा था, फॉरेन एओपी। इट मीन्स अगर कोई फॉरेन पार्टनरशिप बिजनेस पाकिस्तान में अपनी कोई ब्रांच ओपन करता है तो उसको भी पाकिस्तान में एओपी ही कंसीडर किया जाएगा आमतौर पर। तो ये तमाम डिस्कशन हुआ था आपके साथ लास्ट क्लास में। अच्छा, फिर हमने कहा था फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन 4 लोगों को अलग से पर्सन के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया। मैंने आपसे सवाल किया था गवर्नमेंट की मिल्कियत में प्रॉपर्टीज होती हैं, हाँ होती हैं। गवर्नमेंट की मिल्कियत में इदारे होते हैं, हाँ होते हैं, बताया था मैंने आपको इस हवाले से। अच्छा, फिर मैंने कहा था इसमें क्या कवर नहीं हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और तो इसका जवाब भी मैंने साथ में दिया था कि वो ऑलरेडी कवर्ड हैं कहाँ पर, कंपनी की डेफिनेशन में। वो डेफिनेशन आज की क्लास में आपके सामने आनी। तो अगला पॉइंट हमारे पास है ही क्या, कंपनी। यानी हमने जब पर्सन्स पढ़ लिए तो इंडिविजुअल तो था नेचुरल पर्सन, ठीक है, और एओपी मैंने आपको समझा दी, और कंपनी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को अगर आप गौर से देखें तो ये डेफिनेशन लिखी हुई मिलेगी आपको, क्या, कंपनी मीन्स। जिनके पास किताब है उनके पास चैप्टर नंबर 1 में ये डेफिनेशन मौजूद है। किताब मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं होगी अभी, या हो गई, मिल गई। बोला हम गए कौन से हैं सर, टैक्सी किताब तो आप ले सकते हैं ना, आ गई किताब, चले। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 में भी डेफिनेशन लिखी हुई, ठीक है जी। लेकिन मैं करके आ रहा हूँ कि जहाँ मुझे स्टेरिटेक्स बहुत रेलिवेंट लगता है तो मैं स्टेरिटेक्स की कोई चीज़ ओमिट ना हो जाए, वहाँ मैंने स्टेरिटेक्स का स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, ठीक है। आपकी किताब में सब चीज़ें हैं एज इट इज़, ठीक। तो कंपनी की डेफिनेशन शुरू होती है मीन्स से, कंपनी मीन्स। अगर हम गौर करें, इससे पिछली डेफिनेशन शुरू हुई थी एओपी की, एओपी इंक्लूड्स, ये इंक्लूड से शुरू हुई, वो मीन्स से शुरू हुई। अब इसका मतलब ये क्या मसला है, इसको भी ज़रा देखना और समझना है। देखिए, टैक्स का कानून हो चाहे कोई सा भी कानून हो, उसमें जो डेफिनेशन होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं। एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन, एक होती है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, और एक होती है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसकी मैं जनरल मिसाल बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ क्लास की डेफिनेशन बताकर। तो मैं कहता हूँ दिस क्लास
इंक्लूड्स गर्ल्स एंड बॉयज। समझे बात? यानी इस क्लास में, इस क्लास का मायना ये है कि इस क्लास में बॉयज और गर्ल्स होते हैं बतौर स्टूडेंट। ठीक है। अब अगर इस क्लास में कोई बुजुर्ग आके बैठ जाए जो नॉर्मल आपकी एज के मुताबिक ना हो, तो वो भी इस क्लास का हिस्सा बन सकता है। नॉर्मल बात है कि इस क्लास में कौन शामिल है? बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं कहता हूं दिस क्लास मीन्स गर्ल्स, तो उसका मतलब क्या हुआ? इस क्लास में सिर्फ गर्ल्स ही बैठती हैं। क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। तुम तो इस क्लास की डेफिनेशन में फॉलो ही नहीं करते हो। बिकॉज दिस क्लास मीन्स, मीन्स का मतलब वही, उसके अलावा उसमें कुछ और शामिल नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो एओपी इंक्लूड्स अ फर्म, पार्टनरशिप भी उसमें शामिल है, हिंदू अनडिवाइडेड भी उसमें फैमिली शामिल है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी उसमें क्या है? शामिल है। तो इंक्लूसिव डेफिनेशन में जो जो शामिल हो सकता है वो बताना होता है। हाँ, जो शामिल नहीं हो सकता उसको उसमें से एक्सक्लूड करना होता है। ठीक है जी। बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी, यानी कंपनी इंक्लूड थी बतौर ज्वाइंट वेंचर, लेकिन कंपनी बतौर कंपनी इंक्लूड नहीं है, उसको डेफिनेशन से क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। अब कंपनी को डिफाइन कर रहा है कानून, कंपनी मींस, मींस का मतलब यही, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब इसमें किसी और चीज के शामिल होने की गुंजाइश मौजूद नहीं। अब क्या कहता है ये कानून? ये कानून कहता है कंपनी मींस, अच्छा ये कंपनी की जो डेफिनेशन है ये कहाँ से ली गई है? ये कंपनी की डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन, कंपनी से रिलेटेड कानून खुद मौजूद है, उसका नाम है कंपनी एक्ट 2017। तो कंपनी को कंपनी एक्ट 2017 भी डिफाइन कर रहा है। समझे बात? यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपनी की डेफिनेशन वो होगी जो कंपनी एक्ट 2017 में लिखी हुई है, और एक कंपनी की डेफिनेशन वो है जो कहां लिखी हुई है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर। समझे पॉइंट? या नहीं? तो अब आपको समझना होगा कि हम जो कंपनी को कंपनी मानेंगे वो टैक्स पर्पस के लिए मानेंगे, और टैक्स पर्पस के लिए जिसको कंपनी बोला गया, तो अगर कंपनी मींस लिखा होता है इंडिविजुअल, एक समझाने के लिए बात कर रहा हूं, लिखा हुआ नहीं है, अगर मैं बोलता कंपनी मींस तो मतलब आप इंडिविजुअल को इंडिविजुअल ना बोलते। ये मैं आपको कानून का सेंस दे रहा हूं ये बात बोलकर, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन अगर लिखा होता कंपनी मींस इंडिविजुअल, तो फिर इंडिविजुअल पर्सन भी टैक्स के कानून में कंपनी बनकर क्या होता? टैक्स होता। समझे पॉइंट या नहीं? ये सेंस इसका पिक कर। तो अब कंपनी मींस व्हाट? कंपनी मींस अ कंपनी डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2017। वो कहता है हमारे नजदीक वो भी कंपनी है जो कंपनी एक्ट 2017 में डिफाइन हुई है। सर कंपनी एक्ट 2017 में कंपनी की डेफिनेशन कैसे डिफाइन हुई? मर्केंटाइल लॉ, कंपनी लॉ मर्ज होकर एक सब्जेक्ट बन गया है। तो कंपनी एक्ट 2017 में आखिरी क्लास में मैंने ऑफर पे पकड़ लिया था आप लोगों को। आज की क्लास में मैं क्या किया फिर ऑफर का, फिर कुछ होश आया कैसे पढ़ूं मैं कानून को अंडरलाइन करके? कैसे मैं अंडरलाइन करता हूँ ये बात बड़ी अहम है। आपकी आपकी कॉपी, आपका बुक बताएगा कि आप कितना गौर कर रहे हैं। अच्छा एक तो वो होता है जो गौर करे ना करे बस पीली कर देगा किताब को, हर हर जगह हाईलाइट। तो पूरी किताब ही रिलेवेंट है, हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं थी। हैं बताइए? चले बहरहाल, तो कंपनी एक्ट वैसे क्या किया 2 दिन आपने? तरावी पढ़ाई? पढ़ी, माशाल्लाह, अच्छी बात है यार, पढ़े। कंपनी मींस,
कंपनी मीन्स कंपनी वो है जो कंपनी एक्ट 2017 ने डिफाइन की, वो भी टैक्स के नज़दीक कंपनी। अब सवाल है कंपनी एक्ट 2017 ने कंपनी को डिफाइन कैसे किया? उसने कहा बॉडी ऑफ पर्सन्स, क्या फॉर्म्ड अंडर द लॉ। अंडर द लॉ से मुराद कंपनी एक्ट 2017, यानी बॉडी ऑफ पर्सन है, बोर्ड है, उसको हमने कंपनी होने का क्या दिया है? स्टेटस दिया है। कौन से कानून के तहत? कंपनी एक्ट 2017 के तहत या अर्लियर? अर्लियर मतलब उससे पहले वाले कवानीन के तहत। उससे पहले कौन सा कानून लागू था? कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, तो वो भी कानून था। तो कंपनी वो भी है जो वजूद में आई हो बतौर कंपनी, कंपनी एक्ट 2017 के तहत। कंपनी वो भी है जो वजूद में आई हो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत। पूरी डेफिनेशन बता रहा हूं। अ बॉडी ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड अंडर द लॉ से मुराद कंपनी एक्ट 2017 और अर्लियर। अर्लियर मतलब जो पहले कवानीन थे। टू रन आ लेजिटिमेट बिजनेस। क्या लेजिटिमेट का मतलब होता है? लीगल बिजनेस। यानी अगर आप कोई लीगल बिजनेस करने के लिए अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं बतौर कंपनी, तो अब वो बिजनेस ही पर्सन है और कंपनी है, और जो बिजनेस का मालिक है वो अलग एंटिटी है। अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, कानून की बात कर रहा हूं, कंपनी के लॉ के तहत भी और टैक्स के लॉ के तहत। तो हर वो बिजनेस जो कंपनी एक्ट 2017 के तहत बतौर पर्सन क्या हुआ है? रजिस्टर्ड हुआ है, तो उस बिजनेस को ही क्या मान लिया जाएगा? पर्सन। अब शायद आपको पता हो, कंपनी एक्ट 2017 के तहत दो किस्म की कंपनीज आती हैं वजूद में। एक कंपनी को कहते हैं पब्लिक कंपनी, क्या? और एक को कहते हैं प्राइवेट कंपनी। इसका मतलब आप या तो रजिस्टर्ड होंगे, अपने बिजनेस को करवाएंगे बतौर पब्लिक कंपनी, या रजिस्टर करवाएंगे प्राइवेट कंपनी। लेकिन ये मरला है, स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे बिजनेस थे जो सोल प्रोप्राइटर से लेकर आज पब्लिक लिस्टेड कंपनी का सफ़र मुकम्मल कर चुके। ये जो एक बिजनेस है, इसका नाम है टपाल। तो टपाल बिजनेस, टपाल टपाल नहीं सुना? क्या बेचते हैं? चाय, चाय की पत्ती बेचते हैं, ठीक है ना? तो टपाल टपाल कराची बोल्टन मार्केट में एक दुकान थी, चाय की पत्ती बेचा करते थे। दुकान से कॉरपोरेशन तक का सफर उसने मुकम्मल किया, और आज से 4-5 साल पहले वो लिस्टेड कंपनी बन चुके हैं। मतलब आज टपाल के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहे हैं? सेल हो रहे हैं। तो दुकान से कंपनी बनने तक का सफर। इसका मतलब कल तक टपाल सोल प्रोप्राइटर अगर था तो उसके प्रॉफिट्स पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी टपाल के ऑनर्स पे थी। लेकिन जब टपाल एक प्राइवेट कंपनी बन गया तो फिर वो लायबिलिटी किस पे क्रिएट हो गई? कंपनी पर, और ऑनर शेयर होल्डर के तौर पर एक अलग वजूद रखता है। कंपनी जब ऑनर को क्या देगी? डिविडेंड, तो वो डिविडेंड ऑनर की इनकम समझा जाएगा। प्रॉफिट किसकी इनकम? कंपनी की। और डिविडेंड किसकी इनकम? शेयर होल्डर की। लेकिन अगर यही बिजनेस क्या होता? सोल प्रोप्राइटर का होता, तो फिर ये प्रॉफिट बिजनेस का नहीं होता बल्कि ऑनर का होता, और उस पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी भी किस पे होती? ऑनर पे। ये पर्सन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी। अच्छा जी, कंपनी एक्ट कैसे डिफाइन करता है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को? पब्लिक कंपनी को डिफाइन करता है, कौन डिफाइन करता है? कंपनी एक्ट 2017। अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मैं नहीं कह रहा भाई, कानून कह रहा है। वो कह रहा है पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है, और प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है नहीं, ऐसा नहीं।
कंपनी एक्ट 2017 ने और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 ने, इन दोनों ने डिफाइन किया हुआ है किसको? प्राइवेट कंपनी को। तो वो कहता है जो कंपनी प्राइवेट कंपनी की क्या है डेफिनेशन है, अगर कोई कंपनी उस डेफिनेशन में फॉल ना करे तो अब वो क्या है? पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी की क्या डेफिनेशन है? कहां? कंपनी एक्ट 2017। अ कंपनी which restricts its membership to not more than 50%, यानी एक कंपनी जिसमें मेंबर्स की तादाद 50 से ज्यादा ना हो, एंड इट डज नॉट ऑफर इट्स शेयर्स पब्लिकली, और वो अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर ना करते हो। एंड का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन में रहने के लिए दोनों कंडीशंस क्या करनी है? पूरी करनी। और इस डेफिनेशन से बाहर होने के लिए किसी एक कंडीशन को भी पूरा ना करें तो आप चले जाएंगे कहाँ पर? पब्लिक कंपनी डेफिनेशन में। इसका मतलब क्या हुआ? मेंबर्स से मुराद क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स। अगर शेयर होल्डर्स की तादाद 50 से एक्सीड कर जाए तो अब वो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, अब उसको क्या माना जाएगा? और अगर शेयर होल्डर की तादाद तो 40 है, लेकिन अब आप अपनी कंपनी का आईपीओ लाने जा रहे हैं, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने जा रहे हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिकली सेल करने जा रहे हैं, तो अब ये कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है बल्कि पब्लिक कंपनी बनने जा रही है। अच्छा, क्या एक शेयर को एक से ज्यादा लोग ओन कर सकते हैं? ये टेक्निकल फ्री है, मैं टैक्स का कानून छोड़ के कहीं और निकल जाऊंगा। क्या एक शेयर को, भाई एक जैसे एक बिल्डिंग है, एक ही बिल्डिंग है, उसके दो मालिक हो सकते, यानी एक प्रॉपर्टी दो लोगों के नाम पे हो सकती है, तीन लोगों के नाम पर हो सकती है। तो जब तक वो तीन लोग दो लोग साइन, तब तक वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकती। पता है ना इन तमाम बातों का? यानी बताइएगा, तो क्या एक शेयर एक से ज्यादा लोगों के नाम पर हो सकता है? तो अगर एक शेयर दो लोगों के नाम पर है तो उनको दो मेंबर्स माना जाएगा या एक मेंबर? एक मेंबर माना जाएगा। वोट एक ही काउंट होगा, क्योंकि शेयर तो एक ही, ऑनर दो है। तो लफ्ज यहां पर शेयर होल्डर इस्तेमाल नहीं हुआ, लफ्ज यहां पे क्या इस्तेमाल हुआ? मेंबर्स। तो हर चीज की कानून में क्या होती है? अहमियत होती है, उस अहमियत को समझने की बहुत ज़रूरत होती है। खैर, तो ये आपके सामने है कि कंपनी एक्ट के तहत जो बॉडी ऑफ पर्सन है टू रन आ लेजिटिमेट बिजनेस, वो दो किस्म के हैं, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की दो टाइप्स हैं, लिस्टेड, जो कहाँ होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को ट्रेड करते हैं। अच्छा, जिनके शेयर्स ट्रेड होते हैं आसान, वो खुद तो नहीं करते, वो लिस्टेड होते हैं, तो उनके शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है। याद रखिएगा, स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वो एक सेकेंडरी मार्केट है। कौन सी मार्केट है? सेकेंडरी मार्केट क्या होती है पता है आपको? कभी भी किसी मार्केट के साथ लफ्ज सेकेंडरी लगाओ तो इसका मतलब यह है कि यहाँ नई चीजें नहीं मिलती, यहाँ यूज चीजें मिलती। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज जाकर किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो तो स्टॉक एक्सचेंज से जो शेयर मिलेगा वो न्यूली इशूड शेयर नहीं होगा। वो शेयर आप कंपनी से बाय नहीं कर रहे होगे, वो आप किसी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बाय कर रहे होगे। एक शेयर होल्डर उसी कंपनी का शेयर मार्केट में बेच रहा होगा, दूसरा खरीद रहा होगा। यानी इट मींस स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रांजैक्शन होती है वो शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर होती है। आईपीओ एक अलग चीज है। आईपीओ लॉन्च करता है एसईसीपी के थ्रू और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू लॉन्च होता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में जो जनरल ट्रेडिंग होती है ना शेयर्स की, वो ऑलरेडी इशूड शेयर्स की होती है। वो शेयर्स जो पहले ही इशूड हैं। समझे बात या नहीं? तो बहरहाल बताने का मतलब, जैसे आप नया नोट लेने के लिए चले गए स्टेट बैंक के पास, स्टेट बैंक ने जो वो आपके हाथ में नोटों का पैकेट रखा, तो इसका मतलब वो नोट फर्स्ट टाइम आपके हाथ में आए। इस केस में आप कहलाए ओरिजिनल अलॉटी। क्या कहलाए?
ओरिजिनल अलॉटी वो शख्स होता है जिसके जिसके नाम पर कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम इशू की जाए, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो शेयर हो, कोई भी चीज़ जिसके आप ओरिजिनल अलॉटी होंगे। समझे पॉइंट या नहीं? तो स्टॉक एक्सचेंज में आप जब जाके शेयर बाय करते हैं आप ओरिजिनल अलॉटी नहीं कहलाते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। खैर, तो स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक कंपनी की दो टाइप्स हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनी वो हैं जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में रोजाना की बुनियाद पर खरीदे और बेचे जाते हैं। इन रोजाना की बुनियाद पर उसके शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? तब्दील होते हैं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वो है जिसके जो शेयर्स पब्लिक को ऑफर तो कर रही है लेकिन उसके शेयर्स फिर सेकेंडरी मार्केट में सेल नहीं हो रहे। तो बहुत सारी कंपनीज पब्लिक कंपनीज हैं लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। यूनिलीवर पाकिस्तान में माजी में लिस्टेड थी, फिर उसने अपने आप को डीलिस्ट करवा दिया। डीलिस्ट मतलब स्टॉक एक्सचेंज से अपना नाम हटा दिया। अब यूनिलीवर पब्लिक कंपनी तो है लेकिन लिस्टेड नहीं है। कहाँ पर? यूनिलीवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। यूनिलीवर पाकिस्तान पब्लिक कंपनी तो है लेकिन लिस्टेड नहीं है। माजी में लिस्टेड थी। क्यों डीलिस्ट हुई, क्या वजह है? उसकी मेन वजह अकाउंटिंग है। कंपनी एक्ट की तरफ से बनने वाली रेगुलेशंस है। लिस्टेड कंपनी इसके ऊपर कंपनी एक्ट के मुताबिक जो जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट को एक छोटे लेवल पे लाने के लिए वो अपने आप को क्या करवा गए? डीलिस्ट करवा गए। खैर, तो बस इस लाइन का तो मतलब बड़ा सिंपल सा था भाई कि कंपनी वो भी है जो कंपनी एक्ट 2017 में कंपनी के तौर पे डिफाइन हुई है। किसके नज़दीक? टैक्स के नज़दीक। कंपनी वो भी है जिसको इस कानून ने खुद क्या कहा? स्मॉल कंपनी। क्या कहा? अच्छा, आप बोलेंगे ये क्या है सर? क्या स्मॉल कंपनी कंपनी कानून के मुताबिक कंपनी नहीं है? नहीं, स्मॉल कंपनी कंपनी के कानून के मुताबिक तो कंपनी है, लेकिन टैक्स का कानून टैक्सेशन के लिए स्मॉल कंपनी को डिफाइन कर रहा है ताकि कॉरपोरेट कल्चर प्रमोट हो। जो स्मॉल कंपनी होती है उनका टैक्स रेट होता है 20%। कितना होता है? 20%। यानी उन पर 29% का टैक्स रेट अप्लाई नहीं होता, बल्कि तो अगर कोई बिजनेस कंपनी रजिस्टर करवा लेता है अपने आप को और वो कंपनी एक्ट के मुताबिक कंपनी बन जाता है तो वो कंपनी तो है, प्लस अगर वो टैक्स की बताई गई स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में क्या कर जाता है तो उसको टैक्स रिलीफ मिलता है। उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट 29% अप्लाई नहीं होता, बल्कि तो उसकी टैक्स की बचत हो जाती है। ठीक है, 12। उसके बाद अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। ठीक है जी, बॉडी। देखें, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। बहुत सारे होते हैं इदारे, ऑर्गेनाइजेशन, जिनका कोई मालिक नहीं होता, तो उनको खुद आप बोलते हैं ये इदारा ही खुद क्या है? एक एंटिटी है, एक पर्सन। एक जनरल मिसाल देता हूं मैं आपको, वो तो आगे और एग्जाम्पल्स भी आएंगी इसकी, लेकिन एक समझने के लिए, मस्जिद क्या है? इदारा ही है ना, तो कौन है मालिक उसका? दुनियावी तौर पे बात करें ना, कोई कह सकता है ये मेरी प्रॉपर्टी है? बोले? तो वो पब्लिक के लिए बनाया गया एक इदारा है, पब्लिक उसको यूटिलाइज करती है, वही चलाने के लिए उसकी फंडिंग करती है, लेकिन मालिक कौन? कोई भी नहीं है ना। इसका मतलब उस इदारे को खुद आप एक पर्सन मानेंगे, लेकिन मसला है कि उसको पर्सन जब मानेंगे जब उसको पर्सन मानने का स्टेटस कानून दे उसको। अब आई कैप क्या है? बॉडी। आई कैप क्या है? बॉडी। कौन है मालिक आई कैप का? लेकिन आई कैप को बॉडी होने का स्टेटस किसने दिया? गवर्नमेंट ने। अगर गवर्नमेंट आई कैप को बॉडी होने का क्या देती है तो फिर बतौर बॉडी हम उसको भी क्या मानेंगे? कंपनी मानेंगे, पर्सन मानेंगे। कि आई कैप का प्रॉफिट, आई कैप की एग्जाम फीस, ठीक है, आई कैप का रेवेन्यू, आई कैप के एक्सपेंसेस, ऐसे। समझे पॉइंट या नहीं? तो अब इसमें दो बड़ी अहम बातें। पाकिस्तान बनने से पहले
कुछ इदारे ऐसे थे जिनको कंपनी होने का स्टेटस मिला हुआ था। कहाँ से? क्वीन की तरफ से। क्वीन मतलब वो उस वक्त भी थी और भी कुछ अर्से पहले तक भी थी। हाँ, वही एलिजाबेथ, क्वीन की तरफ से। तो एक ऐसी कंपनी की टाइप होती है जिसको कंपनी आप मानते हैं कंपनी के लॉ के मुताबिक नहीं, बल्कि किसी भी मुल्क के हेड ऑफ स्टेट के कहने पर, या फिर हेड ऑफ स्टेट नहीं कहता। अगर हेड ऑफ स्टेट नहीं कहता तो फिर आपने किसी भी इदारे को बनाने के लिए एक कानून बनाया और वो इदारा उस कानून के तहत वजूद में आ गया। यानी आपने एक इदारा बनाया, एक कानून बनाया और कानून के तहत वो इदारा क्या हो गया? वजूद में आ गया। जैसे FBI, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये कानून की वजह से वजूद में आ गया। एक इदारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये कानून की वजह से वजूद में आ गया। नेशनल सेविंग स्कीम्स, ये इदारा एक कानून के तहत वजूद में आ गया। तो अगर कोई बॉडी कंपनी एक्ट की वजह से वजूद में ना आई हो, बल्कि उसको बनाने के लिए एक अलग से कानून बनाया गया हो और उसकी वजह से वो वजूद में आई हो, तो ऐसी कंपनीज को स्टेचुरी कंपनीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेचुरी कंपनीज वो कंपनीज हैं जो खुद वजूद में आई हैं अपने कानून बनने की वजह से, ना कि कंपनी एक्ट के मुताबिक। तो अगर दूसरा कानून बनाकर कोई स्पेशल कानून लाकर किसी इदारे को फॉर्म किया गया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, PCB, ICAP, ये तमाम इदारे हैं जिनको बनाने के लिए आप देखेंगे कि अलग से लेजिस्लेशन फॉर्म की गई है और वो कानून बनकर वो इदारे वजूद में आए हैं। तो ऐसी कंपनीज को कानूनी तौर पर कहा जाता है स्टेचुरी कंपनीज। वो यहाँ पर हमारे इस पॉइंट में मौजूद है। अब बॉडी कॉरपोरेट, एक बॉडी है जिसको कॉरपोरेशन होने का क्या मिला है? दर्जा मिला है। फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, लेकिन उसको बनाने के लिए कोई और कानून वजूद में आया था जिसकी वजह से ये बॉडी वजूद में आई। अच्छा, HMC, हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, KMC, कराची म्यूनिसिपल पुलिस। पुलिस खुद क्या है? एजेंसी कहते हैं इसको। लेकिन पुलिस का इदारा किसी कानून के तहत मुल्क में वजूद में आया ना। आर्मी, ये इदारा किसी कानून के तहत वजूद में आया। तो इन सबको भी कंपनी होने का क्या मिलेगा? स्टेटस मिलेगा, इन तमाम इदारों को। समझे बात या नहीं? तो अगर कोई इदारा जिसको कंपनी होने का स्टेटस इसलिए मिल रहा है कि वो खुद किसी कानून की वजह से क्या हुआ? वजूद में आया, तो ऐसी कंपनीज को स्टेचुरी कंपनीज कहते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको कंपनी होने का स्टेटस किसने दिया? किंग ने दिया, क्वीन ने दिया, प्रेसिडेंट ने दिया। यानी अगर कोई इदारा वजूद में आ रहा है किंग के ऑर्डर के मुताबिक, क्वीन के ऑर्डर के मुताबिक, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के मुताबिक, तो उसको कहते हैं चार्टर्ड कंपनी। क्या कहते हैं? चार्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो किंग, क्वीन या प्रेसिडेंट के ऑर्डर की वजह से उसको कंपनी होने का क्या मिले? स्टेटस मिले। तो उसको भी हमारा कानून क्या मानेगा? कंपनी मानेगा। तो इसका मतलब आसान लफ्जों में थर्ड पॉइंट दो किस्म की कंपनीज को कवर कर रहा है। स्टेचुरी कंपनीज को भी कवर कर रहा है और चार्टर्ड कंपनीज को भी कवर कर रहा है। बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। एग्जाम्पल SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, HBFC, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाउस बिल्डिंग, घर बनाने के लिए कर्जा देते हैं। किसका बनाया हुआ इदारा है ये? गवर्नमेंट का। पता होगा आपको या नहीं? तो मैंने तो बहुत सारी मिसाल दी थी। PCB लिख दें, ICAP लिख दें, FBR लिख दें, HMC लिख दें, KMC लिख दें,
बड़ी एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है जी। अब मुदारबा, मुदारबा एक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है। तो अगर एक मुदारबा बेस्ड इदारा बनाया गया जिसमें एक एंटिटी है, जिसको जो आमतौर पे क्या है, बैंक होता है, ठीक है ना, वो लोगों से इस्लामिक फाइनेंसिंग लेता है, जिसमें वो एक्सपर्ट होता है, वो पैसा इन्वेस्ट करना जानता है, उस पर रिटर्न बनाना जानता है, और जो प्रॉफिट आता है वो दोनों में क्या होता है, शेयर होता है। तो बहुत सारे इदारे जो हैं वो इस तरह काम करते हैं। उसके बाद अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। फिर कहता है वो भी कंपनी है जो पाकिस्तान में कंपनी के तौर पे वजूद में नहीं आई, ना उसको पाकिस्तान के किसी और कानून ने कंपनी होने का क्या दिया, स्टेटस दिया, ना उसको पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट ने कंपनी होने का स्टेटस दिया, बल्कि वो कंपनी बनी है किसी दूसरे मुल्क के कंपनी लॉ के मुताबिक। यानी जो कंपनी किसी दूसरे मुल्क के कंपनी लॉ के मुताबिक क्या बने, कंपनी बने, और वो अपना ऑपरेशन कहाँ लाए, पाकिस्तान में। हो सकता है, बताइए। एमिरेट्स क्या है, एमिरेट्स क्या है, एमिरेट्स क्या है, एयरलाइन है, कहाँ वजूद में आई, यूएई में, ठीक है ना, मान लिया आपने इस बात को। अच्छा, क्या एमिरेट्स के टिकट्स पाकिस्तान में सेल होते हैं? तो क्या पाकिस्तानी वो टिकट्स खरीदते हैं? तो क्या एमिरेट्स पाकिस्तान से प्रॉफिट बना रही है? सर, अब इसका मतलब ये हुआ कि एमिरेट्स की कुछ इनकम पाकिस्तान से भी है, यस और नो? तो क्या एमिरेट्स को पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ सकता है? हाँ सर। तो अगर टैक्स देना पड़ सकता है तो उसका स्टेटस क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, एओपी होगा, या कंपनी होगा? जवाब है कंपनी होगा। तो कहता है वो भी कंपनी है जो किसी दूसरे मुल्क के कानून के मुताबिक उसको कंपनी बनने का क्या मिले, दर्जा मिले। ये भी कंपनी है। वो भी कंपनी है जो किसी दूसरे मुल्क के कंपनी लॉ के अलावा किसी और कानून के तहत वजूद में आई हो। और वो भी कंपनी है जिसको किसी दूसरे मुल्क के किंग, क्वीन या प्रेसिडेंट ने कंपनी होने का क्या दिया, दर्जा दिया। एक बैंक है, उसका नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये चार्टर्ड कंपनी की एग्जाम्पल है, लेकिन ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तानी बैंक नहीं है, बल्कि ये इंग्लैंड का बैंक है, यूरोपियन बैंक है। तो इसको चार्टर्ड किसने दिया कंपनी होने का? वहां के हेड ऑफ स्टेट ने, क्वीन ने। तो क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की पाकिस्तान में ब्रांचेस नहीं है? पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की पाकिस्तान में ब्रांचेस नहीं है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जब पाकिस्तानी ब्रांचेस से प्रॉफिट बनाएगा तो पाकिस्तान में टैक्स देगा या नहीं देगा? अगर देगा तो बाहैसियत इंडिविजुअल देगा, एओपी देगा, या कंपनी देगा? अब ये है सबसे टेक्निकल पॉइंट। अगेन, कानून क्या करता है? कानून के दरमियान ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। आप में से कोई इस लाइन को पढ़े? सबसे पहले तो समझ में आया कि कॉन्फ्लिक्ट जब आपके दिमाग में क्रिएट होगा ना, तो फिर समझ में आएगा हाँ भाई भैया वाकई समझ के पढ़ते हैं चीज़ों को। और अगर कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट नहीं होगा तो फिर तो क्या टेंशन। ये लाइन क्या कहती है? कहता है अ फॉरेन एसोसिएशन, यानी आसान लफ्जों में फॉरेन, एओपी, फॉरेन पार्टनरशिप, बिजनेस भी क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है ना, है ना कॉन्फ्लिक्ट। एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म अंडर अ फॉरेन लॉ। तो अ फॉरेन एसोसिएशन वेदर, ये भी एक मसला है, वेदर इनकॉर्पोरेट हो और नॉट।
which the board has by journal or declared to be a company for the purpose of, अब समझिएगा, एक बिजनेस है, वो पार्टनरशिप बिजनेस है, बताइए वो जनरली पाकिस्तान में कहाँ फॉल किया, एओपी में, इंडिविजुअल में या कंपनी में? एओपी में। वो बिजनेस पार्टनरशिप की हैसियत से कहाँ वजूद में आया? पाकिस्तान से बाहर, यानी वो फॉरेन एओपी है। तो फॉरेन एओपी भी पाकिस्तान में एओपी ही मानी जाएगी, अनलेस के बोर्ड कौन? एफबीआर एक ऑर्डर जारी करे। ऑर्डर मतलब हुक्मनामा, ऑर्डर, कि हम आपको टैक्स पर्पस के लिए एओपी नहीं मानते बल्कि क्या मानते हैं? कंपनी मानते। तो सवाल ये है कि बोर्ड ये ऑर्डर क्यों जारी करेगा? देखें, अब एक मसला है, ये मसला आपको इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ने की वजह से पता होना चाहिए। वो मसला क्या है? पाकिस्तान से बाहर पार्टनरशिप के अंदर भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एलएलपी, एलएलसी तो है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एलएलपी नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं। पाकिस्तान में पार्टनरशिप बिजनेस की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब फर्ज कीजिए अगर एक बिजनेस है जो किसी फॉरेन लॉ के मुताबिक है तो पार्टनरशिप, लेकिन लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, तो और वो पाकिस्तान में आके क्या करेगा? ऑपरेट करेगा, तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड ही है ना, उसकी लायबिलिटी। तो फिर पाकिस्तान में लायबिलिटी लिमिटेड किसकी होती है? तो फिर बोर्ड उसको पाकिस्तान में या पाकिस्तान के कानून के मुताबिक क्या ट्रीट करेगा? कंपनी ट्रीट करेगा। तो उसका मतलब कानून चाहे तो किसी फॉरेन एओपी को, यानी एफबीआर चाहे तो किसी फॉरेन एओपी को जनरल ऑर्डर देकर, या जनरल ऑर्डर का मतलब क्या है? किसी मुल्क के लिए ऑर्डर जारी कर दिया, भाई अमेरिका से जो भी पार्टनरशिप बिजनेस पाकिस्तान में ऑपरेट करेंगे वो सारे कंपनीज हैं। स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब कोई बिजनेस आया पाकिस्तान और फिर बोर्ड ने उसके नाम का स्पेशल ऑर्डर जारी किया कि भाई तुम तो क्या हो? कंपनी। ठीक है, बहरहाल नेक्स्ट वन। हाँ भाई, आपके सवाल का जवाब आ गया, पहुंच गया, मिल गया। हाँ भाई, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ डिफाइन हुई? तो सिंध गवर्नमेंट क्या है? कंपनी। किसके नजदीक? कंपनी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के नजदीक। तो क्या सर सिंध गवर्नमेंट की इनकम हो सकती है? हाँ हो सकती है। सिंध गवर्नमेंट की इनकम हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्या सिंध गवर्नमेंट को अपनी इनकम पर फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ सकता है? हाँ पड़ सकता है, आसान लफ्जों में समझेगा। ये और बात है कि फेडरल गवर्नमेंट उसको एग्जेम्प्ट कर दे, होगी वो क्या? रेवेन्यू रिसिट, लेकिन एग्जेम्प्ट होगी अगर कानून चाहे तो। मिसाल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में किसके शेयर्स थे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। कौन सी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? शाबाश, कौन सी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? फेडरल गवर्नमेंट के। आप कल से सुन रहे होंगे, आप फ्री होंगे तो शायद सुना हो आपने, कल से आप सुन रहे होंगे 10 अरब का जहाज खरीद लिया, या नहीं सुनते तो फिर आपकी अपनी अलग ही दुनिया है जो इस दुनिया से अलग है। 10 अरब की पीआईए बेचकर 10 अरब का एक जहाज खरीदा है, प्राइवेट जेट है वो। कोई कहता है वो एम्बुलेंस है, ये तो अवाम की सहूलत के लिए लिया है, वो जहाँ इमरजेंसी होगी वहाँ जहाज जाएगा। जहाज कहीं भी उतर जाता है, जहाज है, हेलीकॉप्टर है। यानी बयान तो आप देखें, अकल से पैदल। बोला ये तो हमने खरीदा है इसलिए कि ये एम्बुलेंस सर्विस का काम करेगा और ऐसे इलाकों में पहुंचेगा जहां गाड़ियां नहीं पहुंच पाती। तो भाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है। जहाज को तो क्या कहते हैं, रनवे चाहिए होता है। यानी मतलब ये क्या, आवाम को पता नहीं क्या समझ के बोलते हैं।
जो दिल करे बोल दो। हेलीकॉप्टर लेते हैं इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए, समझ में आता, ये तो जहाज है। खैर, फिर ये इस तरह बात नहीं बनी तो उन्होंने एक जुमला और कहा, बोला ये जहाज हमने खरीदा है पंजाब एयरलाइंस के लिए। तो भाई PIA कल तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस थी, आज वो पंजाब इंटरनेशनल एयरलाइंस के नाम से पंजाब गवर्नमेंट उसको फॉर्म कर रही है। एक इशारा आपको इस तरफ। तो पंजाब गवर्नमेंट पंजाब इंटरनेशनल एयरलाइंस के नाम से एक नई एयरलाइन बनाने जा रही है। तो उसका मेरा पॉइंट ये नहीं है कि क्यों बनाने जा रही है या क्या है, मेरा पॉइंट हमारे टॉपिक से है, वो ये है कि उसके शेयर्स किसके पास हों। तो उस अगर वो एयरलाइन प्रॉफिट में जाती तो उसका डिविडेंड किसको मिलेगा बतौर शेयर होल्डर। तो उस डिविडेंड पे इनकम टैक्स किसने देना है, पंजाब गवर्नमेंट ने। किसको, फेडरल गवर्नमेंट को। जब तक कि फेडरल गवर्नमेंट भी इनकी है, इसको एग्जेम्प्ट ना कर दे। समझे बात या नहीं। लेकिन हम हर चीज को कानूनी नजर से देखेंगे कि बाय डेफिनेशन ये है क्या, रेवेन्यू रिसेंट। तो क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ सकता है। कानून क्या कहता है, कानून कहता है हाँ, अगर वो टैक्स, अगर वो इनकम उसने अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर कमाई, यानी अगर पंजाब गवर्नमेंट सिंध से पैसा कमा रही है तो वो इनकम टैक्सेबल है। सिंध गवर्नमेंट पंजाब से पैसा कमा रही है तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या है, टैक्सेबल। और एग्जेम्प्ट होने की सूरत क्या है कि लॉ खुद क्या कर दे, उसको एग्जेम्प्ट कर। खैर, फिर लोकल गवर्नमेंट, बल्दियाती हुकूमत, मेयर काशिफ शोरो या हमारे कराची वाले मेयर मुर्तज़ा वहाब। लाहौर के मेयर का तो पता ही नहीं हमें कौन है यार। वो वहाँ पर वो खातून किसी को आने स्क्रीन पे आने देती नहीं। ये हमारे यहाँ लग जाते हैं ये लोग। बहरहाल, उसके बाद यहाँ तक तो समझ में आ गया भाई, लोकल गवर्नमेंट भी कंपनी की डेफिनेशन में कवर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कंपनी की डेफिनेशन में कवर है। उसके बाद आता है क्या, अ कोऑपरेटिव, अ फाइनेंस सोसाइटी एंड एक कॉन्सेप्ट है सोसाइटी रजिस्टर करवाने का। ये भी कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है सोसाइटी। एक प्रोजेक्ट है, उसको आपने बाउंड्री वॉल लगवाई और कहा ये एक सोसाइटी। अब सोसाइटी क्या करेगी, फंड जनरेट करेगी इस जगह को चलाने के लिए। अब जैसे बहुत सारे बिल्डर्स और डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स को बतौर सोसाइटी रजिस्टर करवा लेते हैं, तो वो सोसाइटी को ही एक एंटिटी मान लिया गया है। जैसे मेमन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिफेंस हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको ही यहाँ पर क्या माना जा रहा है, एंटिटी माना जा रहा है। अब ये लोग क्या करेंगे, सोसाइटी डेवलप होने के बाद सोसाइटी पहले क्या करेगी, प्लॉट बेचेगी। तो प्लॉट बेचकर कंस्ट्रक्शन कर कर क्या कमाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। टैक्स देना होगा बतौर कंपनी, जो कि कहाँ फॉल कर रही है, कंपनी की डेफिनेशन। फिर उसके बाद सोसाइटी जब बन जाएगी, सोसाइटी बनने के बाद इस पूरे सोसाइटी को चलाने के लिए हर घर से पैसे जमा हो रहे होंगे और फिर उस सोसाइटी पे क्या हो रहे होंगे, खर्च हो रहे होंगे। तो आपके इधर एरिया में ये जहाँ बैठे हुए हैं, ये है रेलवे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस जगह का नाम मेमन हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, झील पार्क हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत सारी सोसाइटीज बनी हुई हैं, बहुत सारी स्कीम्स जो हैं बताओ सोसाइटी क्या हुई हुई है, रजिस्टर्ड हुई हुई। उसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, NPO, नॉन प्रॉफिट, वो भी कंपनी की डेफिनेशन में फॉलो करेगा। उसके बाद अ ट्रस्ट, क्या, अ ट्रस्ट, ये जो इदारे हैं आपके वो तो ऑलरेडी NPO के अंदर आ चुके हैं ना। सैलानी हो गया, चीपा साहब हो गए, ठीक है, JDC हो गया, ये सब लोग कहाँ आ गए, ऑलरेडी इधर आ गए। लेकिन ज़रा इसको समझिएगा, ये ट्रस्ट क्या है। ये ट्रस्ट और ये मुदारबा बड़ी करीब करीब की चीज़ें दोनों। वो शख्स जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा डायरेक्टली इन्वेस्ट करना नहीं जानता, यानी उसको मार्केट नॉलेज नहीं है। तो ये तो पता ना स्टॉक एक्सचेंज में कैसे शेयर्स खरीदते और बेचते हैं।
ब्रोकर तो है अपनी जगह पर, डायरेक्ट ब्रोकर के बगैर भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एक अकाउंट खुलता है, इसका नाम है सीडीसी अकाउंट, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। सीडीसी अकाउंट में क्या पड़े होते हैं, आपके शेयर्स आते हैं। जैसे आपके पास जो ट्रांजैक्शन होती है ना बैंक अकाउंट के थ्रू होती है, बैंक अकाउंट में पैसा आया, बैंक अकाउंट से पैसा गया, तो मौजूदा दौर के अंदर शेयर्स की जो खरीदो फरोख्त होती है वो सीडीसी अकाउंट के थ्रू होती है। वो सीडीसी अकाउंट ज़्यादातर किसके पास है, ब्रोकरेज हाउसेस के पास। जब आप किसी ब्रोकरेज हाउस में जाते हैं तो वो आपका अकाउंट खुलवाते हैं ब्रोकरेज हाउस में, और बैक पे वो कनेक्ट हो जाता है किससे, सीडीसी अकाउंट से। तो जो भी आप उस ब्रोकरेज हाउस के जरिए शेयर्स खरीदेंगे वो आपके सीडीसी अकाउंट में आ जाएगा, और सीडीसी अकाउंट के जरिए आपके ब्रोकरेज अकाउंट में नजर आएगा आपने कौन कौन सी कंपनी के कितने कितने शेयर्स खरीदे। और फिर आप उन शेयर्स को बेचेंगे। बेचेंगे तो बेचने की सूरत में यानी शेयर्स चले जाएंगे, पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो आपका बैंक अकाउंट लिंक हुआ होगा उससे। ये तरीक़ेकार चलता है। तो एक ब्रोकरेज हाउस में जाएं, अकाउंट खुलवाएं, उसके बाद शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू कर दें। पता होगा इसमें डिसीजन किसका होगा, आपका। कौन सा शेयर खरीदूं, कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा शेयर नीचे आने वाला है तो उसको बेच दूं, ये सारा फैसला किसने करना है, या ब्रोकरेज वाला आपको गाइडलाइन दे सकता है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, उसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है जहां पर आप पैसा देते हो ट्रस्ट को, और फिर ट्रस्ट आपके बिहाफ पर जहां सही समझता है वहां इन्वेस्ट करता है। और जब आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है, उसमें प्रॉफिट आता है, तो आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स की वैल्यू में क्या होता है, इजाफा होता है। और फिर आप उन म्यूचुअल फंड यूनिट्स को शेयर्स की तरह बेच कर अपना पैसा निकाल सकते हो। तो अगर आपने 100 रुपये का एक म्यूचुअल फंड खरीदा था और उस पर प्रॉफिट होने की वजह से अब उसकी वैल्यू 110 रुपये हो गई है, तो आप उसको बेचकर 110 रुपये निकाल लें, तो 100 रुपये आपके वापस आ गए, 10 रुपये क्या बन गया, आपका गेन बन गया। तो ये जो जिसके ऊपर ट्रस्ट करके आपने उसको पैसे दिए हैं, ये आपके बिहाफ पे पैसा इन्वेस्ट करेगा जहां ये सही समझेगा। इस इदारे को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। पाकिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे बना हुआ है नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, NIT कहते हैं इसको। बाकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बने हुए हैं। हर बैंक का एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मौजूद है। हर बैंकिंग ऐप के अंदर आप अपने बैंक में मौजूद पैसे को म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे उन्होंने वो पैसा कौन से शेयर्स में लगाया है। बस आपने उन पर ट्रस्ट किया, पैसा उनके पास चला गया। म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी, फिर जब आप रिडीम करना चाहेंगे तो आप पैसा वापस निकाल लेंगे। तो इसको इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक इस एक्सचेंज में, एक इदारे पे ट्रस्ट करके। वो जो ट्रस्ट है वो खुद भी क्या है, एक कंपनी। ठीक है, अगली डेफिनेशन क्या है, टैक्स पेयर। अब आम तौर पे टैक्स पेयर की डेफिनेशन आपको लगता है कि ये है जो टैक्स पे करता हो, लेकिन नहीं। अब आप इसको पढ़ के देखिए कि टैक्स पेयर को इन्होंने कितना एक्सटेंड किया। इधर नहीं लिखी, इसमें नहीं लिखी, इसलिए इसको अलग से मैंने ऐड किया। ठीक है, टैक्स पेयर मीन्स 4 लोगों को टैक्स पेयर बोला गया। सबसे पहले तो हर वो शख्स टैक्स पेयर है जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स, यानी रेवेन्यू रेसेट वो कमाता हो और उसकी इनकम बाय डिफॉल्ट इनकम है और उस पर टैक्स चार्ज होता हो। मतलब पाकिस्तान में जनरली जब तक रेवेन्यू रेसेट 6 लाख रुपए से एक्सीड ना करे उस पर टैक्स चार्ज नहीं होता। यानी इसका मतलब अगर आप बिजनेस इनकम कमा रहे हैं और आपकी सालाना इनकम एक टैक्स ईयर में 6 लाख से क्या करती है, एक्सीड करती है, तो उस पर टैक्स क्या होगा, चार्ज होगा, और आपको टैक्स पे करना है। यानी आप टैक्स पेयर हैं और आपको टैक्स पे करना चाहिए, ये सेंस है। आपने एक्चुअली पे किया या नहीं किया, लेकिन आपको टैक्स पेयर समझा जाएगा कि आपको टैक्स पे करना है। आप पर टैक्स पे करने की क्या क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी। यू आर लायबल टू पे टैक्स, ठीक है ना। टैक्स पेयर मीन्स एनी पर्सन ड्राइव्स एन अमाउंट अंडर द इनकम टैक्स
कौन कौन से अमाउंट अंडर द इनकम ऑर्डिनेंस चार्जेबल? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है। सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है सेकंड पॉइंट? मे बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सन हु ड्राइव्स एन अमाउंट। हो सकता है आप किसी ऐसे शख्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जिसने किसी भी टैक्स ईयर में कोई अमाउंट चार्जेबल टैक्स क्या किया हो। क्या मतलब सर? ये कैसे सर? ये कैसे हो सकता है सर? सवाल ये कैसे मुमकिन? देखें, इसकी पहली एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पल, इसकी पहली एग्जाम्पल है कि अगर ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर किसी शख्स की डेथ हो जाती है तो उसने जुलाई से लेकर दिसंबर तक मान लें सैलरी कमाई, जवाब दें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाई, इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई, कैपिटल गेन कमाया, अदर सोर्स कमाए, लेकिन वो टैक्स ईयर पूरा होने से पहले वफात पा गया, तो वो जो 6 महीने की आमदनी उसने कमाई है उस पर टैक्स तो बनेगा ना। अब वो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी उस शख्स पर है, वो तो दुनिया से चला गया, या किस पर है? उसके लीगल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंपनी खुद तो जाके टैक्स पे नहीं करेगी ना। कंपनी वाले केस में रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? डायरेक्टर। एओपी खुद तो जाके टैक्स पे नहीं करेगी ना। एओपी वाले केस में पार्टनर्स क्या होंगे? पार्टनर्स की इनकम नहीं होगी, इनकम एओपी की समझी जाएगी, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? पार्टनर्स। समझे पॉइंट यानी? अच्छा, एक और सिनेरियो, ठीक है ना? एक और सिनेरियो, हसीब है, मौजूद है क्लास? यस सर। वो आप देखते हैं रमज़ान के अंदर कुछ टीवी के ऊपर छोटे छोटे बच्चे टीवी पे आके बैठ जाते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही होती है, छोटे बच्चे टीवी पे आते हैं, वसीम बदामी। अच्छा, एक बच्चा तो आ गया, एक नहीं होता, वो होते हैं, मतलब बुरहान भी होता है जी। तो आते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे आते हैं ना, तो छोटे बच्चे टीवी पे आते हैं, पैसा कमाते हैं। अच्छा, पक्का कमाते हैं पैसा, पैसे मिलते हैं उनको, तो टैक्स तो देना है ना। किसने? बच्चे ने या उसके अब्बा ने? उसके पेरेंट्स ने देना है। और याद रखिएगा, टैक्स का कानून ये कहता है बच्चे की इनकम माँ और बाप में से उसकी इनकम में जाके ऐड होगी जिसकी इनकम सबसे ज्यादा हो। ये मैं नहीं कह रहा, बच्चे की इनकम माँ या बाप में से उसकी इनकम में जाके ऐड होगी जिसकी इनकम सबसे ज्यादा हो। ठीक है जी। अब जैसे मान लें हसीब छोटा बचपन में बड़ा खूबसूरत था, सेरेलैक के ऐड में आ गया या पैम्पर्स के ऐड में आ गया, पैसे तो मिल गए ना। अब अमाउंट चार्जेबल टैक्स तो हो गया। अब उसको क्या पता उसने पैसे कमा लिए हैं, उसकी तो ईदी भी अम्मी रख लेती हैं। तो अब क्या करें? अब जाहिर सी बात है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। अच्छा, हो गया। उसके बाद इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस। देखें, सैलरी किसकी इनकम है? एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉय की? एम्प्लॉय की। तो सैलरी की जब बात करेंगे तो एम्प्लॉय इस लाइन में ड्राइव्स अमाउंट, एम्प्लॉय वफात पा गया तो उसके फैमिली मेंबर इस लाइन में आ गए। लेकिन थर्ड पॉइंट में कौन है? एम्प्लॉयर। क्या? एम्प्लॉयर के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो एम्प्लॉय की सैलरी में से टैक्स की रकम क्या करेगा? डिडक्ट करेगा और वो एफबीआर को पहुंचाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं विद होल्डिंग एजेंट। क्या कहते हैं?
विद होल्डिंग एजेंट वो शख्स होता है जिसका काम होता है पेमेंट करते वक्त जिस पेमेंट उसकी जेब से जा रही है उसके लिए वो पेमेंट क्या होगी, एक्सपेंस हो सकती है, लेकिन जिसको रिसीव होगी उसकी क्या होगी। तो पेमेंट करने वाला पेमेंट करते वक्त क्या कर ले, टैक्स डिडक्ट कर ले और एफबीआर को जमा करवा दे। ऐसा शख्स होता है विद होल्डिंग एजेंट। तो अगर किसी केस में एफबीआर ने या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने आपको क्या माना, विद होल्डिंग एजेंट, तो आप भी टैक्स पेयर की डेफिनेशन में क्या होगा, शामिल होगा। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल रख के, आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, पढ़ा होगा ना। अच्छा, स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है हर स्ट्रक्चर जो है वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं शैमरॉक ऑर्गेनाइजेशन। शैमरॉक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पर कस्टमर से वो काम लिया जाता है जो आमतौर पे एम्प्लॉयज से लिया जाता है। कस्टमर से वो काम लिया जाता है जो, जैसे आप अगर एक आम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आप वहां जाके कुर्सी पे बैठ जाएंगे और आप वेटर को, हाँ वेटर को कैसे बुलाएंगे, हैं, छोटे करके बुलाएंगे। बहरहाल वेटर को बुलाएंगे, उसको ऑर्डर देंगे, वो ऑर्डर सर्व करेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो बाहर के इदारे आपके मुल्क में आए बैठे हैं, KFC, मैकडोनल्ड, कहाँ है वेटर यहाँ पर? क्या करते हैं आप? पहले ऑर्डर देते हैं, पैसे भी पहले देते हैं, फिर जब ऑर्डर रेडी होता है खुद अपने हाथों से उठाते हैं, खुद टेबल पे लाते हैं, खुद खाते हैं। और पाकिस्तान है तो वहीं छोड़ के चले जाते हैं, और अगर पाकिस्तान नहीं है तो उसको फिर आखिरी ठिकाने तक पहुंचा कर आते हैं। पता है ना आपको ये? तो ये क्या हुआ कल, मतलब इस सिस्टम को, इस कल्चर को नाफिज करके उन्होंने क्या कर लिया, अपनी कॉस्ट को कम कर लिया। ऐसे ही एफबीआर ने भी किया हुआ है। सैलरी इनकम किसकी है? एम्प्लॉय की, उससे तो टैक्स देना ही है उसके ऊपर, लेकिन एम्प्लॉयर को साथ में क्या माना है, विद होल्डिंग एजेंट, कि भाई जब तुम इसको सैलरी दो तो इस सैलरी में जो उसका टैक्स वाला हिस्सा बन रहा हो ना, वो उसको मत देना, वो हमें जमा करवा दे। तो फिर एम्प्लॉयर सैलरी पे करते वक्त क्या बन गया, विद होल्डिंग एजेंट। क्या बन गया? यानी उसको, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो एम्प्लॉय की सैलरी पे करते वक्त जो टैक्स बनता हो एफबीआर को, ताकि एम्प्लॉय की सैलरी पर बनने वाला टैक्स एडवांस में ही एफबीआर की जेब में आ जाए। समझे बात या नहीं? अच्छा, और उसके बाद टैक्स पेयर मीन्स एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम एंड पे टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस। और हर वो शख्स जिसको हम नोटिस दें, क्या, कि तुम टैक्स रिटर्न क्या करो, फाइल करो, जिसको हम क्या दें, नोटिस दें कि तुम टैक्स रिटर्न क्या करो, फाइल करो और टैक्स पे करो। यानी बाज लोग टैक्स पे नहीं करते तो उनको नोटिस जाता है एफबीआर की तरफ से, ठीक है, दे आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड पर्सन। तो कुछ चीज़ें वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आती रहेंगी, ठीक है जी। तो ये आपके सामने है और यहाँ तक इसको रोकता हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह बाकी बातें अगली क्लास में करें।